सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। पिंकी और सुरभि डांसना जेल में थी। पिंकी की सजा पूरी होने वाली थी, लेकिन सुरभि की रिहाई में अभी 2 महीने का वक्त था। जेल में पिंकी और सुरभि एक ही वार्ड में थी और इस बीच दोनों की गहरी दोस्ती हो गई थी। इस दोस्ती की एक वजह तो ये थी कि दोनों ही सहारनपुर की थी। दूसरी वजह ये थी कि पिंकी सुरभि की बहुत मदद करती थी। खाना कम हो तो पिंकी अपने खाने में से सुरभि को दे दिया करती थी और रात को सोने के लिए भी सुरभि पिंकी से अपना बिस्तर शेयर कर लिया करती थी। इतना ही नहीं, जेल के इस वार्ड में पिंकी की दबंगई भी चलती थी। किसी भी महिला कैदी के साथ कोई अत्याचार होने पर पिंकी उसका साथ देती थी। इसलिए वार्ड नंबर 16 की सभी महिला कैदी पिंकी को बहुत मानते थे। एक दिन सुरभि ने पिंकी से कहा, पिंकी 12 सितंबर को तुम जेल से रिहा हो जाओगी, लेकिन तुम जाओगी कहाँ? पिंकी ने कहा, मैं जेल से छूटने के बाद सहारनपुर अपने गांव तो जाऊंगी नहीं, सोच रही हूँ दिल्ली चली जाऊँ, वहीं कहीं रूम ढूंढ कर रह लूंगी और पढ़ी लिखी हूँ, मैंने एमएससी किया हुआ है, कोई ना कोई काम तो मुझे मिल ही जाएगा। सुरभि ने कहा, तुम चाहो तो ग्रेटर नोएडा में मेरे फ्लैट में रह सकती हो। जब से मैं जेल में आई हूँ तब से वो फ्लैट बंद पड़ा है। पिंकी ने कहा, लेकिन क्या ग्रेटर नोएडा में मुझे जॉब मिल जाएगी? सुरभि ने कहा, तुमने एमएससी किया हुआ है, इसलिए तुम फिलहाल के लिए वहाँ किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकती हो और 2 महीने बाद मैं भी तो रिहा हो रही हूँ। सुरभि की इस बात पर पिंकी को काफ़ी सुकून मिला था। तो पिछले कई महीनों से रिहाई के बाद के स्ट्रगल को लेकर परेशान थी, लेकिन सुरभि की इस बात से पिंकी को अब अपनी परेशानी खत्म होती नजर आ रही थी। पिंकी की रिहाई का दिन करीब आ गया। वह 12 सितंबर को डांसना जेल से रिहा होने वाली थी और इस बात से पिंकी बेहद खुश थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी रिहाई का दिन नज़दीक आ रहा था, पिंकी की सहेली सुरभि उससे दूरियां बनाती हुई नजर आ रही थी। पिंकी इस बात को महसूस कर रही थी, लेकिन उसने इस दूरी के लिए सुरभि से कुछ पूछा नहीं। 11 सितंबर की रात पिंकी और सुरभि जेल के वार्ड नंबर 16 के कमरा नंबर 3 में सोने की तैयारी में थी। पिंकी बिस्तर पर लेट गई, लेकिन सुरभि हमेशा की तरह बिस्तर पर बैठकर सोने लगी। तभी पिंकी ने सुरभि से कहा, सुरभि, कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम मेरी रिहाई से खुश नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे फ्लैट पर न जाऊं तो तुम मुझे कह सकती हो, फिर मैं कोई और ठिकाना ढूंढ लूंगी। पिंकी की ये बात सुनकर सुरभि ने कहा, पिंकी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? पिंकी बोली, मैं पिछले 1 महीने से तुम्हारे व्यवहार को देख रही हूँ। तुम पहले की तरह अब मुझसे बातें नहीं करती हो। सुरभि ने कहा, पिंकी, बात यह है कि तुम कल चली जाओगी तो मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, इसलिए मैं तुमसे दूर रहकर तुम्हारे बिना इस जेल की 4 दीवारी में रहने की आदत डाल रही हूँ। सुरभि की बातें सुनकर पिंकी की आंखें भर आई थी। पिंकी ने सुरभि के हाथों को थाम लिया और बोली, सुरभि, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी रिहाई भी केवल 2 महीने ही तो बाकी रह गए हैं। मैं तुम्हारी रिहाई वाले दिन तुम्हें लेने यहाँ आ जाऊंगी और यहाँ से रिहा होने के बाद हम दोनों ग्रेटर नोएडा में साथ ही रहेंगे। इतना कहकर पिंकी ने मुंह तक चादर तान लिया और सो गई। लेकिन सुरभि के नींदें गायब हो चुकी थी। वो समय से 6 साल पीछे पहुंच चुकी थी। सुरभि बीटेक के बाद नौकरी करना चाहती थी, लेकिन सुरभि के पापा और उसके तीनों भाइयों को सुरभि की ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने सुरभि का रिश्ता तय कर दिया। इस बात पर सुरभि ने अपने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कहना था कि रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का बैंक मैनेजर है, अगर सुरभि शादी नहीं करेगी फिर ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन सुरभि तो अपने डिग्री कॉलेज के एक टीचर पवन से प्यार करती थी और उसके लिए वह कुछ भी कर सकती थी। हालांकि पवन शादीशुदा था, फिर भी सुरभि उसकी दूसरी बीवी बनने को तैयार थी। कविता सुरभि के कॉलेज में पढ़ती थी और वह काफ़ी अमीर बाप की बेटी थी। एक दिन सुरभि बिना फ़ोन किए पवन के रूम में पहुंची तो उसने कविता को पवन की बाहों में देख लिया। सुरभि तो वहां से लौट आई, लेकिन पवन और सुरभि उसी दिन से गायब हो गए। बाद में सुरभि को पता चला कि पवन ने अपनी बीवी को छोड़कर कविता से शादी कर ली, तो सुरभि भी पवन को भूल गई। सुरभि बीटेक के बाद नौकरी करना चाहती थी। साल के बाद सुरभि के बीटेक फाइनल हुए तो जॉब की तलाश में ग्रेटर नोएडा आ गई। सहारनपुर में सुरभि के पड़ोस में पुष्पा का घर था
और ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास ही पुष्पा की शादी हुई थी। ग्रेटर नोएडा पहुंचकर सुरभि कुछ दिन अपनी सहेली पुष्पा के फ्लैट पर ही रही। परी चौक के पास ही पुष्पा के पति का ऑफिस था। उन्होंने सुरभि को अपने ही कंपनी में जॉब दिलवा दिया। सुरभि अपने काम को इतनी बेहतरीन तरीके से करती थी कि उसकी दोबारा प्रमोशन हो चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। सुरभि की सैलरी अच्छी थी, इसलिए सुरभि अपने घर हर महीने अपनी आधी सैलरी भेजने लगी, जिससे उसके घर वाले भी खुश थे। सुरभि को जॉब करते हुए 2 साल हो चुके थे। अब वो ग्रेटर नोएडा में खुद का फ्लैट खरीदना चाहती थी। उसने इन 2 सालों के दौरान कुछ सेविंग भी की हुई थी और कुछ बैंक से लोन लेकर सुरभि ने सेक्टर 9 में अपना फ्लैट खरीद लिया। इसी बीच एक दिन अचानक मार्केट में सुरभि को पवन और कविता नजर आए, तो वह उन्हें ग्रेटर नोएडा में देखकर बुरी तरह चौंक गई। पवन और कविता ने भी सुरभि को देख लिया था। सुरभि के पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो गए थे, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। सुरभि ने सारे सिकवे गिले भुलाकर कविता को गले लगा लिया। कविता नज़दीक ही बिल्डिंग में 4थे फ्लोर पर रहा करती थी। सुरभि का कविता का घर आना जाना शुरू हुआ तो सुरभि को कविता से मालूम हुआ कि पवन का कहीं अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर कविता बेहद दुखी रहती थी और एक दिन कविता अपने फ्लैट में मृत पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसे जहर दिया गया था और पुलिस की जांच में पता चला कविता की मौत के पीछे सुरभि का हाथ था, क्योंकि जिस रात कविता का मर्डर हुआ था उस रात 11 बजे तक सुरभि उसके साथ उसके फ्लैट पर ही थी। कविता के घर से सुरभि के फिंगरप्रिंट मिले थे, जिसके आधार पर सुरभि गिरफ्तार हुई और उसे 7 साल की सजा हो गई। जेल में सुरभि के अच्छे चाल चलन की वजह से उसकी 3 साल की सजा कम हुई थी और 6 महीने बाद ही वह रिहा होने वाली थी। जेल के वार्ड नंबर 16 में पिंकी के बगल में सोई हुई सुरभि अपने अतीत में खोई हुई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। इधर अगली सुबह पिंकी के रिहाई होने वाली थी, जिसकी वजह से वह भी जागी हुई थी। रात के 2:30 बज रहे थे। पिंकी उठकर बैठी और कमरे के कोने में रखे मटके से एक गिलास पानी पीने के बाद वह अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। उसे पता था कि सुरभि अभी तक जागी हुई है, लेकिन उसने सुरभि से कुछ नहीं कहा और काफ़ी देर तक बैठी सोचती रही। तभी सुरभि का हाथ उसके कंधों पर महसूस हुआ। सुरभि भी उठकर बैठ चुकी थी। उसने पिंकी के कंधों पर हाथ रखा और बोली, तुमने जेल में मेरी जितनी मदद की है, मेरी सगी बहन भी होती शायद वह इतना नहीं करती। कल सुबह मैं जेल के लॉकर में रखी फ्लैट की चाबियां तुम्हें दे दूंगी। पिंकी ने सुरभि का हाथ अपने कंधे से हटाया और बोली, सुरभि, कल मैं चली जाऊंगी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने कविता को क्यों मारा? ये सवाल सुनते ही सुरभि के चेहरे का रंग उड़ गया और वह थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। फिर उसने भी उठकर एक गिलास पानी पिया और पिंकी के पास आकर बैठ गई और बोली, कविता जब पवन के साथ सहारनपुर से भागकर ग्रेटर नोएडा गई थी तब वो अपने घर से चुरा कर ढेर सारा रुपए लेकर गई थी। उन्हीं रुपयों से पवन ऐश करने लगा। इसी बीच सहारनपुर की किसी लड़की से पवन को इश्क हो गया। ये बात कविता को मालूम चल गई थी। एक दिन पवन अपनी बहन की मंगनी में सहारनपुर गया हुआ था, तो रात को ही सहारनपुर से नोएडा लौटने वाला था। सहारनपुर पहुंचकर पवन ने कविता को कॉल किया कि वह रात को नहीं आ पाएगा, तो कविता ने मुझे अपने फ्लैट पर बुला लिया। मैं और कविता रात के 9 बजे तक बातें करते रहे। रात 10 बजे जब मैं वापस अपने फ्लैट पर जाने को हुई तो कविता घर में रखी शराब की बोतल उठा लाई। वीकेंड के दिन अक्सर पवन अपने दोस्तों के साथ शराब पीता था, इसलिए कविता के घर में शराब का होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैंने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। फिर भी कविता ने 2 गिलास में शराब उड़ेल दी और मुझे शराब पीने की जिद करने लगी। मैंने शराब का गिलास उठाया ही था कि कविता के फ़ोन पर पवन का फ़ोन आ गया और वह उससे बातें करने लगी। इसी बीच मैंने कविता से नज़रें बचाकर अपने गिलास के शराब को किचन के सिंक में उड़ेल दिया और गिलास में पानी डालकर अपनी जगह बैठ गई। पवन का फ़ोन कटने के बाद कविता फिर से मेरे सामने बैठ गई और उसने मुझसे शराब का गिलास उठाकर पीने के लिए कहा, तो मैं पानी के गिलास से ऐसे पीने लगी जैसे उसमें शराब भरी हो। कविता ने भी ज़्यादा गौर नहीं किया और थोड़ी देर के बाद मैं उसके घर से निकलकर अपने फ्लैट पर आ गई। अगली सुबह मैं ऑफिस जाने की तैयारी में थी कि मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कविता ने जो शराब पिया था उसमें खतरनाक वाला जहर मिला हुआ था
और उसके साथ उसके कमरे में मौजूद थी। सारे सबूत मेरे खिलाफ थे, इसलिए कविता को जहर देकर मारने के जुर्म में मुझे 7 साल की सजा हो गई। सुरभि की बात खत्म हुई, वह खामोश हो गई। कुछ देर के बाद पिंकी ने सवाल किया, पवन तुम्हारा पुराना प्रेमी था और ये बात कविता जानती थी, फिर भी उसने तुम्हारी मदद की। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा पवन के साथ फिर से पुराना वाला इश्क परवान चढ़ गया हो और तुम दोनों के इश्क में कविता रोड़ा बन गई हो, जिसके रास्ते से हटाने की प्लानिंग तुम दोनों ने मिलकर की हो। सुरभि ने कहा, पिंकी तुम पुलिस की भाषा मत बोलो, मैं सच कह रही हूँ। कविता की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। पिंकी ने कहा, पवन इस वक्त कहाँ है? सुरभि ने कहा, दरअसल जिस रात सुरभि की मौत हुई उस रात पवन अग्रवाल सहारनपुर गया हुआ था और फिर कभी लौट कर नहीं आया। उसी रात सहारनपुर में ही किसी ने पवन का भी मर्डर कर दिया था। पवन की हत्या करने वाली भी कोई औरत थी। सुरभि की इस बात पर पिंकी चुप हो गई। बातों ही बातों में सुबह हो चुकी थी। पिंकी अपनी रिहाई की तैयारियों में लग गई। सुबह के 10 बज चुके थे। सुरभि भी जेल के लॉकर से फ्लैट की चाबियां ले आई और पिंकी के हवाले कर दिया। थोड़ी देर में ही एक महिला गार्ड ने पिंकी को उसकी रिहाई का नंबर दे दिया और पिंकी अपने वार्ड से बाहर निकलने लगी। कुछ ही देर तक सुरभि भी उसके साथ आई और फिर जेल के मेन गेट पर आकर पिंकी ने सुरभि से कहा, तुम जानती हो कि पवन की हत्या किसने की? सुरभि ने कहा, नहीं। पिंकी ने कहा, मैंने पवन अग्रवाल की हत्या की थी और उसी की हत्या में पिछले 4 साल से जेल में थी। 7 साल की सजा हुई थी, लेकिन मेरे अच्छे बर्ताव की वजह से तुम्हारी तरह मेरी भी 3 साल की सजा कम हो गई। पिंकी की ये बात सुनकर सुरभि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो आंखें फाड़े पिंकी को देखती रह गई और पिंकी उसकी नज़रों के सामने ही जेल से बाहर निकल गई। शाम तक पिंकी सुरभि के फ्लैट पर पहुंच चुकी थी। 4 साल के बंद फ्लैट की साफ सफाई करते हुए रात हो गई तो उसने बाहर से खाने का सामान खरीद लाई और रात का खाना खाकर पिंकी बिस्तर पर लेट गई। जेल से रिहा होते वक्त सुरभि ने पिंकी को कुछ रुपए भी दिए थे, जिससे पिंकी को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। जेल से आने के 1 महीने भटकने के बाद आखिरकार पिंकी को जॉब मिल गई थी। पिंकी ने MSc किया हुआ था, इसलिए एक कोचिंग में वह साइंस पढ़ाने लगी। 1 महीने के बाद वह समय भी आ गया जब उसकी सहेली सुरभि की जेल से रिहाई होने वाली थी। उसने 1 दिन की छुट्टी ली और सीधे डांसना जेल पहुंच गई। जैसे ही सुरभि जेल से बाहर निकली, उसे सामने ही पिंकी नजर आ गई। दोनों सहेलियां रात तक ग्रेटर नोएडा पहुंच गई और फ्लैट पर पहुंचते ही सुरभि ने पिंकी से सीधा सवाल किया। वह बोली, पिंकी 2 महीने पहले जेल से रिहा होते वक्त तुमने ऐसी बात कही कि मैं 2 महीने से तुम्हारी उस बात को लेकर परेशान हूँ। मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारी पवन से क्या दुश्मनी थी? तुमने उसकी हत्या क्यों की? पिंकी ने कहा, पहले खाना खा लो, उसके बाद मैं सब कुछ बता दूंगी। रात का खाना खाने के बाद पिंकी ने अपनी कहानी शुरू की। दरअसल पवन मेरा जीजा था। मेरी बड़ी बहन रेखा की शादी पवन से हुई थी। 6 साल पहले मैं सहारनपुर यूनिवर्सिटी से MSc कर रही थी। इसी दौरान मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी बड़ी बहन की हालत देखी थी। 4 बच्चों के हो जाने के बाद भी मेरी बड़ी बहन रेखा के लिए उसका ससुराल डांसना जेल जैसा ही था। रेखा का पति पवन कहने को तो साइंस का टीचर था, लेकिन वह इतना लालची इंसान था कि 4 बच्चे हो जाने के बाद भी वह रेखा को दहेज के लिए बेहद बुरी तरह से पीटता था। और एक दिन पवन ने मेरी बहन रेखा को घर से निकाल दिया और उसने कविता से दूसरी शादी कर ली। रेखा ये बर्दाश्त न कर पाई और उसने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। रेखा की मौत के बाद मैं पवन से बदला लेना चाहती थी, इसलिए मैं अपनी पहचान बदलकर उससे फ़ोन पर बातें करने लगी। धीरे धीरे वो मेरे जाल में फंसने लगा और 4 साल पहले एक दिन मैंने उससे मिलने के लिए सहारनपुर एक लॉन्ज में बुलवाया तो कविता से अपने दोस्त की सगाई का बहाना बनाकर घर से निकला और रात तक वह सहारनपुर में मेरे बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। लॉन्ज में वह मेरे सामने बैठा था। मैं जानती थी कि वह शराब पीता है, इसलिए मैंने पहले से उसकी पसंद की शराब मंगवा रखी थी। मुझे डर था कहीं वो मुझे पहचान न ले, क्योंकि आखिर था तो वो मेरा जीजा ही। हालांकि रेखा दीदी जिंदा रहते में कभी पवन के घर नहीं गई थी और पवन को भी मुझे देखे हुए काफ़ी साल बीत चुका था और इस बीच
मुझ में भी काफ़ी बदलाव आ चुके थे, इसलिए मुझे भरोसा था कि वह मुझे हरगिज़ पहचान नहीं पाएगा। फिर भी मैंने ज़्यादा देर नहीं की। 3 पैक के बाद ही शराब में मिले जहर का असर होने लगा। वह खून की उल्टियाँ करने लगा। ये देखकर मेरा बदला पूरा हुआ और मैं वहाँ से निकल आई। लेकिन पवन के फ़ोन डिटेल से पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मुझे 7 साल की सज़ा हो गई। सुरभि को पूरा माजरा समझ आ चुका था और उसे पिंकी से कोई शिकायत भी नहीं थी। पवन जो आदमी था जिसने न जाने कितनी औरतों की जिंदगियां बर्बाद की थी, इसीलिए उसे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए थी। पिंकी ने कहा, क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश भी की कि अगर तुमने कविता को जहर नहीं दिया तो उसे जहर किसने दिया? सुरभि ने कहा, कविता की हत्या के जुर्म में मैंने सज़ा काटी, लेकिन मैंने उसकी हत्या नहीं की। कविता पहले से ही डिप्रेशन में थी और वे ये भी जानती थी कि मैं पवन की पुरानी गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे लगता है कि शराब की उस बोतल में जहर कविता नहीं मिलाया होगा ताकि वह अपने साथ मुझे भी मार सके। पिंकी ने कहा, नहीं, शराब की उस बोतल में जहर कविता ने नहीं बल्कि मैंने ही मिलाया था। पिंकी की ये बात सुनकर सुरभि उछल पड़ी। उससे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने कविता के कातिल बैठी हुई है। सुरभि कुछ कह पाती उससे पहले कि पिंकी बोल पड़ी। पिंकी ने कहा, कविता की मौत से कुछ दिन पहले मैं ग्रेटर नोएडा आई थी। मैंने शराब की एक बोतल खरीदी और उसमें जहर मिला दिया और जब पवन मुझसे मिलने परी चौक पहुंचा तो मैंने वह शराब की बोतल उसे गिफ्ट कर दी। पवन मुझे होटल में चलने की जिद करने लगा, लेकिन मैं उससे बहाना बनाकर वहां से उसी रात सहारनपुर निकल आई। मुझे यकीन था कि उसी रात घर जाकर पवन वो शराब पिएगा और मर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तब मैंने उसे सहारनपुर के लॉन्ज में मिलने बुलाया और जिस रात वो मेरे साथ सहारनपुर की लॉन्ज में बैठा मेरे हाथों की जहरीली शराब पी रहा था, उसी रात ग्रेटर नोएडा में पवन की बीवी कविता भी मेरे हाथों की जहरीली शराब पी रही थी। मैं तो कविता को जानती तक नहीं थी, लेकिन मेरी गलती की वजह से उस बेचारी की मौत हो गई और उसकी हत्या के जुर्म में तुम्हें सजा हो गई। जेल में बिताए तुम्हारे 4 साल के लिए मैं ही कसूरवार हूँ। सुरभि, हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर दो। इतना कहते हुए पिंकी की आंखें भर आई और सुरभि ने उसे गले लगा लिया। कहानी से सीख, बदले की भावना इंसान को हैवान बना देती है। कभी कभी बदले की आग में सब कुछ भस्म हो जाता है। इसलिए एक नागरिक को हमेशा न्याय प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। जब तक मुझ पर अपना सदैव प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार।